नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 22 फरवरी 2022 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आपको हर दिन की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखो दोस्तों, अगर आप हर दिन अपने 24 घंटे में से ऑन एन एवरेज 20 मिनट निकाल रहे हो, अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 मिनट इस वीडियो को देखने में अगर दे रहे हो, तो मान के चलो आप जो अपने सक्सेस की जो सीढ़ी तैयार कर रहे हो, जो रास्ता तैयार कर रहे हो, उसका फर्स्ट स्टेप बहुत ही आसानी से आपने बहुत ही प्रॉपर तरीके से बहुत ही मज़बूत अपना बनाया। और आपको पता होगा, बेस अगर मज़बूत होता है तो आगे चलने में बहुत आसानी होती है। तो बस इसी को देखते हुए आप इसको कंटिन्यूटी रखिए अपने पढ़ाई में। ठीक है, आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो या फिर और भी दूसरे सब्जेक्ट्स, आप कंटिन्यूटी ज़रूर मेंटेन करना। वो आपको बिल्कुल आगे ले जाएगा, बिल्कुल आपके सक्सेस के बिल्कुल करीब ला देगा। आप ये चीज़ नोटिस करके देखना। So let's begin the session with the first question. Bihari cricketer Sakibul Ghani has broken the world record of which cricketer? बिहारी क्रिकेटर सकीबुल गनी ने किस क्रिकेटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है? तो देखिए, कोलकाता में हो रहा था रणजी ट्रॉफ़ी। रणजी ट्रॉफ़ी आपको मालूम होगा, ये स्टेट्स के बीच में होते हैं, स्टेट्स टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करती है। तो यहाँ पे मैच हो रहे थे बिहार वर्सेस मणिपुर। और बिहार में जो सकीबुल गनी था, इसने जड़ दिए ट्रिपल सेंचुरी अपने डेब्यू मैच में। जी हाँ, इसने ट्रिपल सेंचुरी यानी कि 341 रन इसने बनाए 405 गेंदों में, और ये 341 रन में 56 चौका लगाए और 2 छक्के लगाकर इन्होंने इतना एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। आपसे यहाँ पे वही सवाल पूछ रहा है कि इसने किसका रिकॉर्ड तोड़ा। तो पहला जो रिकॉर्ड था वो था 267 रन का, नॉट आउट। ठीक है, 267 रन पर नॉट आउट का ये रिकॉर्ड था। और ये किसके नाम था? ये था अजय रोहरा के नाम पे। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अजय रोहरा ये कहाँ से खेलते थे? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये याद रखना है। और ये जो सकीबुल गनी है, ये बिलोंग करता है बिहार के मोतिहारी से। और मोतिहारी किस डिस्ट्रिक्ट में है? ईस्ट चंपारण में। ठीक है, कहाँ पे है? ईस्ट चंपारण में आपको मोतिहारी मिलेगा। बात क्रिकेट की है तो हाल ही में बिहार से 5 क्रिकेटर ऑक्शन, ये जो आईपीएल का ऑक्शन हुआ था, आईपीएल का नीलाम इस बार 2022 का, उसमें सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, और जिसमें सबसे हाईएस्ट पेड जो है किसे मिला? तो वो ईशान किशन को। और ईशान किशन को सिर्फ बिहार के क्रिकेटर में ही हाईएस्ट नहीं मिला, ओवरऑल जो आईपीएल में ऑक्शन हुआ, उस पूरे आईपीएल में सबसे ज़्यादा ईशान किशन को मिल रहे हैं। करीबन 15 करोड़ में इन्हें दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, हाउ मच इंटरेस्ट रेट अ वीमेन हैज़ टू पे ऑन ₹5 लाख लोन अमाउंट? बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत एक महिला को 5 लाख रुपए की ऋण राशि पर कितनी ब्याज दर का भुगतान करना होगा? तो ये जो स्कीम है, ये जो योजना है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, बिहार सरकार ने इसको पिछले साल 2021 में ही लॉन्च किया था। ठीक है, लेकिन ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि 2021 में लॉन्च तो ये हो गया था, लेकिन लोन का अमाउंट मिलना ये अब 2022 से स्टार्ट होने वाला है, कुछ टाइम बाद से। ठीक है, ये अभी सिलेक्शन की प्रक्रिया हो रही थी कि किसे किसे ये दिया जाएगा।
तो और इसके साथ ही एक मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के साथ साथ लॉन्च किया गया था मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। ठीक है। अब इस स्कीम में पूछा जा रहा है कि महिलाओं को कितना इंटरेस्ट रेट पे करना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका आएगा ऑप्शन ई। जी हाँ, ऑप्शन ई आएगा, नॉन ऑफ दिस। क्योंकि महिलाओं को जो इंटरेस्ट तो पे करना ही नहीं है, 0% इंटरेस्ट इन्हें पे करना है। अब यहाँ समझने वाली बात है कि बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना था क्या, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले देखिए, जो बिहार के सीएम ने लॉन्च किया था मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, या फिर कहें मुख्यमंत्री, सीधा सीधा अगर महिला को हटा दें सीधे, ठीक है, सिर्फ रखिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। ठीक है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में जो चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, उन्होंने कहा कि हम आपको 10 लाख रुपए देंगे। कितने? 10 लाख का अमाउंट हम आपको देंगे। लेकिन हम ये 10 लाख का अमाउंट जो है वो डायरेक्ट सीधा नहीं देंगे, बल्कि 2 इंस्टॉलमेंट में देंगे। पहले तो हम आपको 5 लाख रुपए दे देंगे। ठीक है। कितने? 5 लाख आपको अमाउंट हम दे देंगे एज सब्सिडी। ये बिल्कुल सब्सिडी, आपको ये अमाउंट दे दिए जाएंगे 5 लाख। ठीक है। दोनों आप महिला उद्यमी योजना के अकॉर्डिंग करें, यानी महिलाओं के लिए हो या फिर युवाओं के लिए हो, 5 लाख तो आपको सब्सिडी के रूप में दे दिए जाएंगे। जो दूसरा इंस्टॉलमेंट होगा आपका, अगला 5 लाख, ठीक है, इस पे हम, अगर आप एक युवा हो तो हम आप पे 1% का इंटरेस्ट रेट लगाएंगे, सिर्फ 1% का इंटरेस्ट रेट लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, लेकिन 5 लाख का आपको हम 1% तो इंटरेस्ट लगाएंगे इस 5 लाख पे। लेकिन यहीं पे अगर आप वीमेन हो, महिला हो, तो आपसे इंटरेस्ट बिल्कुल ज़ीरो लेंगे। आपसे इंटरेस्ट रेट लेंगे नहीं, आपको बस इतना 5 लाख का 5 लाख ही लौटाना है। ठीक है। तो आप समझ गए कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत बिल्कुल 0% इंटरेस्ट रेट है। तो ऑप्शन ई इसका सही आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, विक्रम साराभाई चिल्ड्रेन इनोवेशन सेंटर हैज़ बीन स्टार्टेड इन विच स्टेट। विक्रम साराभाई चिल्ड्रेन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है गुजरात में। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। गुजरात की जो यूनिवर्सिटी है, गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल, इसने ही इसको सेटअप किया है। किसके हेल्प से? तो यूनिसेफ और युवा, ये भी एक संगठन है। इन दोनों के हेल्प से ये विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर इस्टेब्लिश किया गया गुजरात में, ताकि चिल्ड्रन भी इनोवेशन में अपना योगदान दे सके, चिल्ड्रन भी इनोवेशन में आगे बढ़ सके। और विक्रम साराभाई कौन है, ये तो आपको मालूम होगा। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। और देखिए, गुजरात में एक स्टेशन था केवड़िया रेलवे स्टेशन। ठीक है, इसको रीनेम कर दिया गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट। और रिसेंटली हाल ही में जो हमारे होम मिनिस्ट्री है, अमित शाह हैं होम मिनिस्टर, उन्होंने अनवील किया है ग्रैंड वॉल मुराल। ठीक है, महात्मा गांधी का ग्रैंड वॉल मुराल अनवील किया है। और ये जो है ये 2975 कुल्हड़ से बना है। कुल्हड़ जिसमें चाय जो पिया जाता है, कुल्हड़ मिट्टी का जो बनाया जाता है,
ठीक है, उससे 1975 कुल्हड़ से ये बनाया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है द ऑथर ऑफ द बुक अ नेशन टू प्रोटेक्ट। तो अ नेशन टू प्रोटेक्ट ये जो किताब है इसको किसने लिखी है? इसको लिखा है प्रियम गांधी मोदी ने। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो किताब है इसको लिखा तो प्रियम गांधी मोदी ने है, बट इसको लॉन्च किसने किया है? तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया। ठीक है, मनसुख मांडविया ने इसको लॉन्च किया है। और ये बुक जो है वो मोदी, जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनकी ये बारे में है कि यानी कि जो कोविड क्राइसिस थी पिछले 2 सालों में उनका क्या रोल रहा है प्रधानमंत्री मोदी का, उस पे ही ये किताब लिखी गई है। नेक्स्ट है इंडिया साइंड अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विथ विच कंट्री। तो भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? वैसे इसको इन शॉर्ट अगर मीडिया में इसको बुलाया जा रहा है फ्री ट्रेड। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसको कहा जा रहा है। और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ऑफिशियली क्या नाम है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और ये भारत ने किसके साथ साइन किया है? तो यूएई के साथ। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसके तहत जो भी गुड्स सर्विसेज या डिजिटल ट्रेड है उस पे यूएई में भारत से जो एक्सपोर्ट होगा उस पे करीबन 90% का जो है वो छूट मिलेगी, ड्यूटी फ्री एक्सेस वहाँ पे दी जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया एंड यूएई साइंड हिस्टोरिक ट्रेड पैक्ट कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसमें जीरो ड्यूटी फ्रॉम डे वन ऑफ द एंट्री इनटू फोर्स ऑफ द एग्रीमेंट अकाउंटिंग 90% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू यूएई। यूएई में जो 90% एक्सपोर्ट्स होंगे उसमें से 90% एक्सपोर्ट्स पे यूएई जीरो ड्यूटी लगाएगा, बिल्कुल एक्सेस फ्री होगा। इससे हमारा ट्रेड बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया और यूएई का टारगेट है कि हम अगले 5 सालों में अपना 100 बिलियन डॉलर तक का ट्रेड बना दें। ठीक है, एक दूसरे के बीच में। ठीक है, तो ये चीज़ें ही यहाँ पे करने की बात कही जा रही है। अभी ये पैक्ट साइन करने से भारत को क्या बेनिफिट हुआ? तो 26 बिलियन और इंडियन प्रोडक्ट्स जो हैं, 26 बिलियन के भारतीय प्रोडक्ट्स जो हैं जो यूएई के मार्केट में जाते हैं उस पे यूएई 5% का ड्यूटी लगाता है। ठीक है, जो कि अब नहीं लगेगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो उससे बेनिफिट इंडिया को ज़रूर होगा और साथ में यूएई को। यूएई काफ़ी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्टमेंट करेगा। और यूएई आपको पता होगा ये 7 एमिरेट से बना है। ठीक है, ये यूनाइटेड ग्रुप ऑफ 7 एमिरेट्स है, तभी इसको हम बोलते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और हाल ही में अब आपसे मैं यहाँ पे सवाल पूछूं कि सबसे ज़्यादा भारत ट्रेड किसके साथ करता है? तो वो है इंडिया, सॉरी वो है यूएसए। ट्रेड जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो किसके साथ करता है? यूएसए। और कितना? तो लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं कि 112 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ था। और सेकंड में क्या कौन है? जी हाँ, चाइना है सेकंड में। क्यों? इतने बाइकॉट के वजह भी कोई फ़र्क पड़ा नहीं। तो यहाँ पे 110 बिलियन डॉलर का ट्रेड हमारा किसके साथ होता है? वो चाइना के साथ होता है। लेकिन ऑब्वियसली हमारा ट्रेड डेफिसिट होता है यहाँ पे, लेकिन यूएसए के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं चेतन घाटे। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और इन्होंने रिप्लेस किया है अजीत मिश्रा को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडेशन डे ऑफ मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो देखिए, दोनों का एक ही दिन मनाया जाता है, क्योंकि दोनों एक ही दिन राज्य का दर्जा दोनों को मिला है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों को स्टेटहुड मिला है कब? 1987 में। ठीक है, 1987 से पहले ये यूटी थे। 1972 के बाद ये यूनियन टेरिटरी बने थे, और उसके बाद ये यूनियन टेरिटरी ही थे, और 1987 के बाद ये बने थे, क्योंकि 1986 में, यानी 53rd जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, 1986, 53rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1986, इसके तहत ही अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम को एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। इसलिए ये स्टेटहुड डे मनाते हैं कब? तो 1987 किस तारीख को हुआ था? 20 फरवरी। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। तो 20 तारीख को ये मनाते हैं अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम अपना स्टेटहुड डे। और इसी तरह से 21 जनवरी को 3 राज्य जो हैं नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वो मनाते हैं अपना स्टेटहुड डे। त्रिपुरा, ठीक है, मणिपुर और मेघालय। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय हर साल 21 जनवरी को अपना स्टेटहुड डे मनाते हैं। मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश हर साल 20 फरवरी को अपना स्टेटहुड डे मनाते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इंडियाज बिगेस्ट एवर IPO वर्थ ₹88 बिलियन विल बी लॉन्च्ड बाय विच एजेंसी और ऑर्गेनाइजेशन? भारत का अब तक का सबसे बड़ा $8 बिलियन का IPO किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये IPO लॉन्च किया गया है LIC के द्वारा। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हाल ही में इनके जो चेयरमैन थे MR कुमार, इनकी चेयरमैनशिप 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। नेक्स्ट, द फेथ 2035 विजन डॉक्यूमेंट हैज़ रिसेंटली बिन रिलीज्ड फॉर विच सेक्टर? हाल ही में किस क्षेत्र के लिए फेज 2035 विजन दस्तावेज जारी किया गया है? तो ये जो फेज 2035 है, ये डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया गया है टूरिज़्म सेक्टर के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। फेथ यानी कि फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज़्म हॉस्पिटैलिटी। इतना सही आपको कुछ समझ आया होगा। ठीक है, जब मैं लॉन्ग अगर फुल फॉर्म किसी वर्ड का लिखता हूँ तो उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको देखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपसे इतना बड़ा लंबा आपसे पूछ देगा, आपसे यही पूछेगा फेथ 2035। ये तो मैं आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपको समझ में आए। ठीक है, क्योंकि आपको समझा रहेगा तो इसको आराम से आपको लगाने में काम आएगा। याद करने में इसको टेंशन मत लेना कि इतना बड़ा याद कैसे होगा, ये चीज़ कभी मत सोचना। तो फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी यानी कि फेथ 2035 के थ्रू सरकार का ये आइडिया है कि हम भारत के जो भी टूरिज़्म सेक्टर है उसको किस तरह से अट्रैक्टिव बनाएं। ठीक है, वो सब चीज़ें, वो सब एक्सिक्यूशन या फिर वो सब गोल्स है, वो इस डॉक्यूमेंट में लिखा गया है कि हमको 2035 तक भारत की जो टूरिज़्म सेक्टर है उसको मोस्ट अट्रैक्टिव बना देना है, ताकि लोग बहुत ज़्यादा भारत को विज़िट करने आए और हमारा टूरिज़्म सेक्टर बूस्ट करे, जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। नेक्स्ट है, विच टीम हैज़ ओन द 2021 सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप इन मेंस कैटेगरी?
किस टीम ने पुरुषों की श्रेणी में 2021 सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीता है? तो किस टीम ने जीता है? इसको जीत लिया है हरियाणा ने। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। हराया किसको? तो इंडियन रेलवे की टीम को हराया। ठीक है, इंडियन रेलवे। ये हम बात कर रहे हैं मेंस की, मेंस टीम की। ठीक है, यहाँ पे मेंस कैटेगरी में अगर यहीं पे आपसे पूछा जाए कि ये जो सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप है इसमें वुमेंस कैटेगरी में किसने जीता, तो वुमेंस कैटेगरी में केरल की टीम ने जीता। और इसने किसको हराया? इसने भी वुमेंस इंडियन रेलवे को ही हराया। ठीक है, इसने मेंस इंडियन रेलवे को हराया, इसने वुमेंस इंडियन रेलवे को हराया है, इंडियन रेलवे टीम को। ठीक है, रेलवे से भी टीम रहती है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, एक और यहाँ से सवाल ये हो सकता है कि ये जो 2021 का सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप है, ये तो वैसे ये कौन सा एडिशन था? ठीक है, और एक ये हो सकता है कि ये जो सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप है ये कहाँ पे हुआ था? ठीक है, ये हुआ था बिजू पटनायक इंडोर स्टेडियम। कहाँ पे है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ पे है? भुवनेश्वर है, कैपिटल है उड़ीसा का। बिजू पटनायक कौन थे? बिजू पटनायक थे पूर्व फॉर्मर सीएम ऑफ उड़ीसा। ये 2 बार उड़ीसा के सीएम रह चुके हैं। और जो करेंट में जो सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं उड़ीसा के, नवीन पटनायक, इनके फादर हैं बिजू पटनायक। उड़ीसा से बिहार 1936 में अलग हुआ था। नेक्स्ट, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 2022 का थीम क्या है? अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए, अब इतनी बड़ी थीम आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा नहीं। जी हाँ, अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा माइंड में ये देखना है थोड़ा सा। ठीक है, तभी हमें ये आपको बेनिफिट देगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, न्यू दरबार हॉल इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद यूनिवर्सिटी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नए दरबार हॉल का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो ये उद्घाटन किया गया है मुंबई में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। मुंबई के में राजभवन में। ठीक है, राजभवन में ये न्यू दरबार हॉल बनाया गया है, जिसको इनॉग्रेट किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जो है हमारे देश के 14th प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, क्या आप बता सकते हो हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? और वो भी एक बिहारी थे। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।